सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। स्कूल रैंक्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पे। एक नया पैमाना सेंटर ने बनाया है स्कूल्स को रेट करने के लिए, स्टेट्स को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। तो ये ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। पढ़ने का तरीका अपना वही रहेगा, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और ग्रामर वोकैबुलरी को अलग से फोकस देना है हर सेंटेंस की। तो ये सारे जो आप सेंटेंस पढ़ोगे, सारी ग्रामर वोकैबुलरी सीखोगे, यू विल अप्लाई ऑन दिस क्विज। ज़रूर से इसको पहले एक ट्राई देना। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन करवाता हूँ। अच्छे लेवल के क्विज हैं दोनों ही, है ना। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे स्कूल रैंक्स, स्कूलों की रैंक, और बात किसकी कर रहा है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, परफॉर्मेंस को ग्रेड करने वाले पैमाने की। अब ये ग्रेडिंग क्या होती है भाई? ग्रेड होता है लेवल। आपने सुना होगा ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो लेवल होते हैं। तो ग्रेड का ग्रेडिंग जो होता है ना, वो होता है किसी चीज़ के लेवल्स को डिसाइड करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, किसी चीज़ को असेस करना। तो परफॉर्मेंस को जायज़ा लेने वाले, इवेल्युएट करने वाले, निर्धारित करने वाले इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं। इंडेक्स कुछ भी नहीं होता, इंडेक्स एक पैमाना होता है, या फिर इंडेक्स को आप बोल सकते हैं ग्राफ, है ना। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कहाँ से आया है ग्रेडिंग इंडेक्स और क्यों हमें परफॉर्मेंस को ग्रेड करना है। कह रहा है हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स विद गुड स्कूल्स कैन नज अदर्स इफ़ दे हैव द पॉलिटिकल विल। कह रहा है अच्छा परफॉर्म करने वाली जो स्टेट्स हैं, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, और कौन सी स्टेट्स हैं वो? स्कूल्स के साथ में परफॉर्म जो कर रही हैं, स्कूलों में परफॉर्म कर रही हैं अपने। कह रहा है ऐसी जो स्टेट्स हैं ना, नज कर सकती हैं, थोड़ा सा पुश कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं अदर्स, दूसरी स्टेट्स को, अगर दे हैव पॉलिटिकल विल, अगर उनमें सियासी डिटर्मिनेशन हो, रिजॉल्व हो, राजनीतिक तौर पे उनमें विल हो, है ना, उनमें किसी काम को करने का इरादा हो। तो अगर इरादा अच्छा है, आपकी स्टेट के स्कूल अच्छे हैं, तो आपको देख करके आपकी पड़ोसी स्टेट जो है ना, थोड़ी सी मोटिवेट होगी, थोड़ी सी नज होगी। समझ गए सेंटेंस को? स्टेट की वर्ब है कैन नज, इफ़ के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आया दे, उसकी वर्ब है हैव। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे प्राइमरी आपका टास्क है सब्जेक्ट और वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना। जो भी आप पढ़ रहे हो, खाली इस एडिटोरियल की बात नहीं है, कहीं भी कोई भी सेंटेंस आप देखो, मीनिंग 100% तभी निकाल पाओगे जब आपके दिमाग में एक सिनॉप्सिस बनेगा, सब्जेक्ट ये वर्ब ये है। तो सब्जेक्ट वर्ब्स को ब्लू और पिंक कलर में मैंने मार्क किया हुआ है हर सेंटेंस के, हर जो है ना पूरे आर्टिकल की। इसका फ़ायदा उठाना, है ना, ब्लू और पिंक कलर। देखने वाले वर्ड्स, नज का मतलब होता है किसी को कोनी से झटका देना, हल्का सा। आपका दोस्त है जो लेक्चर के दौरान सो रहा है, आपने देखा कि यार इसको कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, कोनी से हल्का सा झटका दिया आपने उसको कि भाई तू उठ जा, लेक्चर को अटेंड कर। तो ये कोनी का झटका जो होता है वो किसी को पुश, प्रोड, मोटिवेट या इंसाइट कर सकता है, किसी को किसी काम को करने के लिए हल्का सा ड्राइव कर सकता है। तो यही कहलाता है नज, है ना, हल्का सा झटका। विल यहाँ पे एक नाउन है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है विल। आई विल गो, शी विल कम, वो वाली विल नहीं है ये है विल, एक नाउन है, पॉलिटिकल नाम के एडजेक्टिव के साथ आया है। विल का नाउन फॉर्म में मतलब होता है इस वर्ड का आपका इरादा, आपका रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन या रिजॉल्व। एक और मीनिंग भी होता है विल का, आपकी वसीयत। तो वसीयत वाला मीनिंग यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है ना, वसीयत को भी इंग्लिश में विल ही बोलते हैं। अब एक समरी मैं आपको दे दूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। लेकिन उससे पहले, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो समरी ये है कि एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सेंटर ने बनाया था आज से 3 साल पहले, किसी भी स्टेट के स्कूल्स को असेस करने के लिए कि वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है। तो इस इंडेक्स पे उसको कुछ नंबर मिलते हैं, आपके स्कूल्स को 10 में से कितने नंबर मिले, आपके टीचर्स को 10 में से कितने नंबर मिले। तो ये जो इंडेक्स है ना, 3 साल पहले जो आया था, अब इसकी रिपोर्ट आई है। इसकी रिपोर्ट से हमें पता लगा है कौन सी स्टेट में पढ़ाई अच्छे से करवाई जाती है और कौन सी स्टेट में पढ़ाई उतने अच्छे से सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में नहीं करवाई जाती। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है
पहली चीज़ तो ये जो काम है ना, ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट ही कर सकती है। इस तरह के काम वही सरकारें करती हैं जिनमें रिजॉल्व होता है, जैसे कि अभी की भारत सरकार है। दूसरा काम ये कह रहा है कि ऐसा काम करके सेंटर ने एक और बढ़िया चीज़ की है, जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको देख करके ख़राब परफॉर्म करने वाली स्टेट्स थोड़ा सा अपने स्कूलों को सुधारेगी। आज की टोन है लॉडरेटरी, सेंटर की बहुत प्रशंसा कर रहा है, साथ साथ थोड़ी लॉजिकल भी है। लॉजिक की बात करेगा कि यार देखो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, इसको देख करके वहाँ भी अच्छा काम होगा, है ना। इस तरह के लॉजिक भी आपको जगह जगह मिलेंगे देखने को। आ जाओ अपनी फटाफट वोकैब एक्सरसाइज पे। हम हर रोज़ 5 नए वर्ड्स को सीख रहे हैं, आप जानते होंगे। ये सारा PDF आपको अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। इसी वीडियो की पिछले सारे वर्ड्स मिल जाएंगे 5-5 करके जो आपने सीखे हैं। तो 5-5 करके आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं 2-3 महीने में सारी वोकैबुलरी को इस तरह से कवर करें। साथ में रिवीजन ज़रूर करना है नोट्स का। हर संडे को मैं क्विज भी लेकर के आ रहा हूँ। आज के 5 वर्ड्स देख लो, मीडियोकर, रेट्रोग्रेस, एनविसेज, रैचेट अप या क्रैंक अप और कॉन्टेंट विद। अब देखो इन 5 के मतलब क्या होते हैं। मीडियोकर का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ये एक एडजेक्टिव है। मीडियोकर हर वो चीज़ है जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ऑर्डिनरी सी होती है ना, उसको कहते हैं मीडियोकर। जैसे आप स्टूडेंट हो, दिन में पढ़ लिया 1-1.5 घंटा, तो आपकी मीडियोकर सी स्टडीज़ हैं। ना तो आप ऐसा हो कि पढ़ते ही नहीं हो, और ना आप ऐसा हो कि बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो इसका एक सिनोनिम हो गया ऑर्डिनरी। अनरिमार्केबल बोल दो, रन ऑफ द मिल बोल दो। रन ऑफ द मिल एक बहुत अच्छा फ्रेज है, हर उस चीज़ के लिए यूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी की ना हो, सेकेंड ग्रेड क्वालिटी की हो। मिडलिंग या अनएक्सेप्शनल भी बोल सकते हो। Most of the famous Indian scientists had their education from mediocre government schools। ज़्यादातर इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई की है उन सरकारी स्कूलों से जो मीडियोकर हैं, जो हमारे देश में सेकंड ग्रेड के हैं, है ना। कोई अच्छे बड़े जो है प्राइवेट स्कूल से नहीं की है, साधारण से सरकारी स्कूल से की है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मीडियोकर का जो नाउन फॉर्म होता है मीडियोक्रिटी, किसी चीज़ के अनएक्सेप्शनल होने की क्वालिटी। चलिए अगला वर्ड है रेट्रोग्रेस। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के आगे आपने प्रो की जगह रेट्रो लगाया है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, तो प्रोग्रेस का बिल्कुल उल्टा होता है रेट्रोग्रेस। गेट वर्स होना, ख़राब होना, या गो बैक टू बैक बिहेवियर होना, बैड बिहेवियर होना। आप मान लो बुरी संगत में हो, आपको वहाँ से निकाला जाए, आपको पढ़ाई लिखाई में लगाया जाए, 1 महीने बाद देखें आप फिर से उसी काम को कर रहे हैं, तो आपने ना तो प्रोग्रेस की है, तो आप रेट्रोग्रेस कर रहे हैं और गो बैक टू बैड बिहेवियर भी हो चुके हैं। अब इसको वर्ड बनाकर देखते हैं, इस पर एक सेंटेंस। कोविड-19 हैज़ कोज द वर्ल्ड इकोनॉमी टू रेट्रोग्रेस टू वेयर इट वॉज अ डेकेड अगो। कोविड-19 ने कोज किया वर्ल्ड इकोनॉमी को कि वो रेट्रोग्रेस करे, फिर से पीछे आए उस जगह पे जहाँ पे ये 1 डेकेड पहले थी, 10 साल पहले थी। तो ऐसा ही हुआ है, कोविड की वजह से 10 साल पीछे आ गए हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स में। इसके सिनोनिम होंगे रिग्रेस, डिटीरियोरेट और रेट्रोग्रेड। सब के सब जो है पीछे आने को बताते हैं, फिर से जो है ख़राब होने को। अगला वर्ड है एनविसेज। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है परिकल्पना करना, विजुलाइज करना, पिक्चराइज करना। अपने दिमाग में किसी चीज़ की पिक्चर बनाना कहलाता है एनविसेज करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। ये बड़ा मुश्किल है परिकल्पना करना, एनविसेज करना, और किसको, कॉन्सिक्वेंसेज को, किसी और पैंडमिक के। अब एक और पैंडमिक आ जाए ना, तो हम सोच भी नहीं सकते उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। एनविजन करना इसको बड़ा ही मुश्किल है। इमेजिन और अज्यूम इसकी सिनोनिम हो गए। अगला वर्ड है रैचेट अप और क्रैंक अप। ये दोनों बताते हैं अपग्रेड करने को किसी चीज़ को, और कैसे। रैचेट अप बताता है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके, और क्रैंक अप का मतलब भी यही होता है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही दोनों की दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। यहाँ लिख देता हूँ फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। स्टार्ट और अपग्रेड और इंटेंसीफाई एन एक्टिविटी, किसी काम को या तो शुरू करना या जो चल रहा हो उसको इंटेंसीफाई करना, है ना। रैचेट अप और क्रैंक अप बताते हैं। एफडीआई कैन इंक्रीज, एफडीआई कैन रैचेट अप और जीडीपी। बढ़ी हुई एफडीआई रैचेट अप कर सकती है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में बढ़ा सकती है हमारी जीडीपी को, है ना, धीमा धीमा करके। द आरबीआई नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू क्रैंक अप द रिकवरी आफ्टर कोविड-19। आरबीआई को ज़रूरत है कि वो प्रोवाइड करे एक स्टिमुलस पैकेज को, ताकि रिकवरी को कोविड-19 के बाद आने वाली हम क्रैंक अप कर पाएँ, थोड़ा सा इंटेंसीफाई कर पाएँ, है ना। स्टिमुलस पैकेज मिलेगा, रिकवरी थोड़ी सी तेज़ होगी। इसको आप अपग्रेड, लेवल या इंप्रूव करना भी बोल सकते हैं, दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स को। लास्ट वर्ड है अपना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, कंटेंट विद। इसका मतलब होता है किसी से निपटना। ये डील विद, ग्रैपल विद और टैकल का सिनोनिम है, ठीक है। कंटेंट विद, कंटेंडिंग विद फेलियर एंड टर्निंग इट इनटू सक्सेस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। फेलियर को कंटेंट विद करना मतलब आपकी नाकामयाबी से जूझना, उसका सामना करना और उसको बदल देना कामयाबी में, यही जीवन जीने की कला है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग।
समझ गए ना, कंटेंट विद किसी चीज़ से कंटेंट करना, किसी चीज़ से लड़ाई करना, इसी से वर्ड बना कंटेंडर। कंटेंडर वो होता है जो आपको कंटेंट करता है, आपका सामना करता है, आपका प्रतियोगी कहलाता है आपका कंटेंडर। चलिए ये पांचों वर्ड्स को आप एडिटोरियल में देखेंगे और ज़रूर से रिवाइज करना, रिवीजन साथ में चलने दें। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा एक छोटी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT नोट एड्स। आपको सारी PDF और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ मैं इंस्टा पे भी हूँ official.yt के नाम से। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप मुझसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं SSC बैंक्स के लिए तो होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको 2 और प्लेलिस्ट दिखेंगी जो कि पेड प्रीमियम कंटेंट की है। ऊपर वाली है बैंकिंग की, नीचे वाली है SSC और UPSC एग्जाम्स की। मैं इसमें आपको सिखाता हूँ टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस की जाए, जो आपने सीखा है क्लोज टेस्ट, PQRS और पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन को। इनको आप चला करके देख सकते हैं। अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है दोनों प्लेलिस्ट के अंदर। एज ए मेंबर बनने के लिए आप ऊपर रखा है ज्वाइन बटन, यहाँ पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ आपको सिखाया हुआ है मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है और क्या फ़ायदे हैं। चलिए, द एजुकेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू गेट states into a competitive mode in upgrading their school education system by recognizing progress with a performance grading index या PGI that assigns them a score। तो सबसे पहले बता रहा है ये PGI होता क्या है। तो कह रहा है हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो अटैम्प्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो गेट करे स्टेट्स को, हमारे राज्यों को, और कहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव मोड में लेकर के आए, कॉम्पिटिटिव मोड में। और किस चीज़ के लिए? अपग्रेड करने के लिए उनके स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को, और कैसे रिकॉग्नाइज करके एक प्रोग्रेस को, और कैसे एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के जरिए। ये वो इंडेक्स है, ये वो वाला ग्राफ है जो देता है इन स्टेट्स को, असाइन करता है एक स्कोर। महाराष्ट्र को 10, राजस्थान को 5, हरियाणा को 13, है ना। 10 में से 20 में से 50 में से 100 में से एक स्कोर सबको मिलता है। समझ गए। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज़ बीन अटेम्प्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये काम होता आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। दैट की वर्ब है असाइंस। अपग्रेडिंग मैंने आपको बताया ना, क्रैंक अप करना, रैचेट अप करना अपग्रेड के सिनोनिम होते हैं। रेट्रोग्रेड इसका एंटोनिम होता है ना, पीछे प्रोग्रेस को पीछे लाना, रेट्रोग्रेड करना। तो अपग्रेड के सब सिनोनिम, ये एंटोनिम। चलो आगे बढ़े। बहुत सिंपल आज का आर्टिकल। कह रहा है इट कैन बी आर्ग्यूड दैट कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स use education as a transformative tool most efficiently where the political imperative is strong। अब सरकार की थोड़ी सी अच्छाई बता रहा है। कह रहा है ऐसा कहा जा सकता है, आर्ग्यू किया जा सकता है कि सरकारें जो ना, स्टेट्स की चाहे नेशंस की, कंट्रीज़ की चाहे राज्यों की, कह रहा कोई भी सरकारें जो होती हैं वो यूज़ करती हैं स्कूल की एजुकेशन को एक बदलाव के संसाधन के तौर पे, टूल के तौर पे जो बदलाव लाए। और कैसे? मोस्ट एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती हैं वहाँ पे वेयर जहाँ पे पॉलिटिकल इम्पेरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सियासी रिजोल्व बहुत अच्छा होता है। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहे कहा जा सकता है कि सबकी सब सरकारें एजुकेशन का सहारा लेकर के देश को बदलने की कोशिश करती है, खास करके वो वाली जिनमें सियासी तौर पर बहुत अच्छा संकल्प होता है, ऐसी सरकारें। अब देखने वाली चीज़ें, इट की वर्ब है कैन बी आर्ग्यूड पैसिव वॉइस में। कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है यूज़, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पॉलिटिकल इंपेरेटिव की वर्ब है इज। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन लाए, ब्रिंग करे एक चेंज को। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली कोई चीज़। ट्रांसफॉर्मेटिव का सिनोनिम है। इंपेरेटिव वर्ड को देख लें, इसके 2 मीनिंग है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है इसेंशियल, और नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है सेंस ऑफ एन इसेंशियल ड्यूटी। एक जरूरी ड्यूटी, फर्ज का सेंस है ना, उसको निभाने का आपका जो है सेंस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंपेरेटिव का मतलब यही है, सियासी तौर पे जो इसेंशियल है, राजनीतिक तौर पे जो ज़रूरी है, वो निभाने का जो सेंस है ना, जिस सरकार में स्ट्रॉन्ग होता है वही सरकार ऐसे काम करती है। बढ़े आगे। द सेंटर्स एफर्ट with the PGI scoring system has been to try and nudge all states using a Hall of Fame approach। अब बता रहा है PGI सिस्टम काम कैसे करता है। कह रहा है सेंटर का जो एफर्ट है हमारे इस PGI स्कोरिंग सिस्टम के साथ, वो रहा है कि वो ट्राई करे और नज करे, वो कोशिश करे और थोड़ा सा पुश करे सभी स्टेट्स को यूज़ करते हुए हॉल ऑफ फेम अप्रोच को। हॉल ऑफ फेम क्या होता है?
15-20 लोगों में से 10 लोगों, 5 लोगों या 4 लोगों को पुरस्कार देना, हॉल ऑफ फेम में डालना। फेम मतलब थोड़ा सा प्रसिद्धि, थोड़ा सा उनके लिए जो है ना शोहरत देना उनको। तो अगर आप हॉल ऑफ फेम अप्रोच देते हो तो उससे क्या होता है, पूरी जो है ग्रुप को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें भी रिवॉर्ड मिल सकता है, हमें भी सेंटर कोई ना कोई जो पुरस्कार देगा, है ना। तो हॉल ऑफ फेम अप्रोच यूज़ करके सेंटर जो है कई स्टेट्स को नज कर रहा है, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। एफर्ट की वर्ब हैज़ बीन, हॉल ऑफ फेम आपने देख लिया। नज आप जानते हो, किसी को थोड़ा सा पुश देना, मोटिवेट करना। कह रहा है इन द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड ग्रेड्स फॉर द प्री कोविड-19 ईयर 1920 द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, Kerala, Punjab and Tamil Nadu have performed the best, although they still fall short of 951 to 1000 point slab, the highest possible. करें लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स और ग्रेड्स में जो थी कोविड से पहले वाले ईयर की, जो था 19-20, तो कह रहा है 19-20 के साल के लिए जो स्कोर आया है, तो इन सारी स्टेट्स ने इस साल में परफॉर्म किया है, परफॉर्म कर चुकी हैं सबसे अच्छा। कह रहा है हालांकि वो फॉल शॉर्ट ऑफ हुई, ये जो स्टेट्स है चारों पांचों जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ये भी पीछे रह गई किसी काम को करने में, और वो है 951 से 1000 की पॉइंट स्लैब को अचीव करना, जो कि हाईएस्ट पॉइंट स्लैब है पॉसिबल, हाईएस्ट। समझ गए। तो ये 4-5 स्टेट्स हैं जिनमें इंडिया में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, कहने का मतलब ये 19-20 के आंकड़े के हिसाब से। लेकिन सबसे अच्छी होने के बावजूद जो पॉइंट स्लैब है जो सबसे अच्छे होने का, वो भी ये स्टेट्स जो है अचीव नहीं कर पा रही हैं। स्टेट्स की वर्ब है परफॉर्म्ड, दे की वर्ब है फॉल शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज होता है टू फेल टू मीट अ स्टैंडर्ड, किसी मुकाम पे पहुंचने से पहले ही फेल हो जाना, नाकामयाब हो जाना। आज का जो आर्टिकल है इज लाइक ए केक वॉक, बहुत ईजिली आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। इस वीडियो में उन्हीं सेंटेंसेस को आप देखें जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, और साथ में जो ग्रामर रूल्स मैं करवा रहा हूँ ताकि आप क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, है ना, बहुत ईजी है। करेक्ट शुड बी हार्टनिंग टू 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज that their PGI scores have improved over the past previous year, and in case of Andaman and Nicobar, Punjab and Arunachal Pradesh by a noteworthy 20%। कह रहे ये चीज़ बहुत हार्टनिंग होनी चाहिए। हार्ट का मतलब होता है आपका दिल, हार्टनिंग मतलब दिल खुश कर देने वाली। तो कह रहे ये चीज़ बड़ी दिल खुश कर देने वाली होनी चाहिए 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। क्या चीज़ भाई, कि उनका जो PGI स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है पिछले सालों में ओवर द प्रीवियस ईयर। और कैसे, इन केस ऑफ अंडमान निकोबार और पंजाब के केस में, अरुणाचल प्रदेश के केस में ये इंप्रूव हुआ है 20% से 20% से, जो बड़ा नोटवर्दी है, अपने आप में रिमार्केबल है, नोटिसेबल है, देखने लायक है। समझ गए ना। तो सभी के लिए खुशी की बात है, 33 स्टेट्स के लिए तो कम से कम उनका सारा का सारा स्कोर इंप्रूव ही होता आ रहा है। इट की वर्ब है शुड बी, हार्डनिंग आपको बता दिया मैंने, एडजेक्टिव है, आपको खुश करने वाला, चीयर करने वाला, इंकरेज करने वाला। स्कोर्स की वर्ब है हैव इम्प्रूव्ड। नोट वर्दी हर वो चीज़ है जिसको नोट करना बड़े नोटिसेबल हो, रिमार्केबल हो, जो कि नज़रअंदाज करने लायक ना हो, है ना। चलो, जब भी कोई चीज़ इंप्रूव होती है, जब भी कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, आप हमेशा बाय प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, है ना, बाय 20%, बाय 50%। करें सेवरल मिडलिंग स्टेट्स कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस, सम हैव इम्प्रूव्ड मेयरली बाय ट्विकिंग देयर डेटा, while MP and Chhattisgarh actually regressed although the PGI scheme is now 3 years old। अब बता रहा है कौन सी स्टेट्स जो हैं जिनकी हालत है ख़राब। कह रहा है कुछ मिडलिंग स्टेट्स हैं, देखो मिडलिंग आपने मीडियोकर वर्ड देखा है, उसी से बना हुआ वर्ड है, रन ऑफ द मिल से। कुछ बीच वाली स्टेट्स हैं जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करती हैं, है ना। कह रहा है ऐसी जो स्टेट्स हैं ना, ख़राब स्टेट्स बीच के लेवल की, कह रहा है वो जारी हैं मेक करना मार्जिनल प्रोग्रेस को, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस को। और सम जो है उनमें से कई ने इम्प्रूव किया है, खाली ट्वीक करके अपने डेटा को, खाली चेंज करके अपने डेटा को, तो इम्प्रूवमेंट नहीं की है, अपने डेटा से छेड़छाड़ की है बस। कह रहे जबकि MP और छत्तीसगढ़ दो ऐसी स्टेट हैं जो रिग्रेस कर गई हैं, प्रोग्रेस करने की बजाय रेट्रोग्रेस कर रही हैं, पीछे आ रही हैं, है ना। कह रहा हालांकि ये स्कीम अब 3 साल पुरानी हो चुकी है, आज की नहीं है, 3 साल से चल रही है। समझ गए। तो सही कई स्टेट्स की बता रहा है जिन्होंने अभी तक ठीक से परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है। स्टेट्स की वर्ब है कंटिन्यू, सम की वर्ब है हैव इम्प्रूव्ड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वर्ब है रिग्रेस्ड, और PGI की वर्ब है स्कीम की वर्ब इज। देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। मिडलिंग आपने देख लिया, मीडियोकर, ऑर्डिनरी, रन ऑफ द मिल, अनरिमार्केबल, अनएक्सेप्शनल, ज़्यादा अच्छा ना हो, सेकंड ग्रेड हो, मिडलिंग। ट्वीक करना मतलब चेंज करना, ऑल्टर करना, हल्का फुल्का बदलाव करना। रिग्रेस, रेट्रोग्रेड, स्लाइड बैक, बैक स्लाइड, रिसीड, डिटेरियोरेट, सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना। ये सब के सब प्रोग्रेस के एंटोनिम है। जब आगे बढ़ते हो तो प्रोग्रेस, वापस उल्टा आते हो तो रिग्रेस, है ना।
अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मुझे इस चीज़ का जवाब दो, यहाँ पे मेयरली क्यों लिखा हुआ है और एक वर्ड होता है मेयर, वो क्यों नहीं लगाया हुआ। जवाब ये नहीं होगा सर वो मेयर एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। यहाँ पे मेयर भी आ सकता था, मैं आपको बता रहा हूँ आ सकता था, क्यों नहीं आया इसका रीज़न आप मुझे बताओ। चलो आप तो क्या बताओगे, मैं ही बताऊँगा। सोचो अपने दिमाग से थोड़ा, कई लोगों को आइडिया भी होता है ना। अब जब पहले खुद से अपना दिमाग लगा लोगे, फिर मेरी जो सुनोगे ना उसके बाद याद रहेगा। देखो एडजेक्टिव है मेयर, मेरे लिए एक एडवर्ब, लगाने का तरीका क्या है। देखो मेयर आएगा नाउन के लिए, मेरे लिए आएगा वर्ब्स के लिए और एडजेक्टिव्स के लिए। एडवर्ब है ना, तो वर्ब्स और एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब के लिए आएगी। प्रैक्टिकली अगर आपको मेयर और मेयरली को चेक करना हो कौन सा लगेगा, तो उसका सीधा सा तरीका है, वर्ब के बाद में लगाया जाए मेयरली और नाउन से पहले लगाया जाए मेयर। और अगर ऐसा केस बन जाए जब मेयर या मेयरली चूज़ करना हो वर्ब और नाउन के बीच में, ऐसी पोजीशन में जहाँ वर्ब और नाउन के बीच में हो, तब दोनों में से कुछ भी लगा लो, चाहे मेयर लगा लो चाहे मेयरली लगा लो। लेकिन अगर मेयर लगा रहे हो तो वर्ब के पहले, उससे पहले आपको ए या एन या दी को लगाना है। सुन लो, बहुत आसान फॉर्मूला है। मेयर या मेयरली कैसे चूज़ करोगे, वर्ब के बाद में आएगा मेयरली, वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब बन के, और नाउन से पहले आएगा मेयर, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव बन के। अगर ऐसा केस आ जाए कि वर्ब जो है उसके बाद में और नाउन से पहले बीच में एक जगह बची हो जहाँ पे एक सेंटेंस, एक दोनों में से एक को रखना हो, तो दोनों में से कुछ भी रख दो। लेकिन अगर मेयर रखना चाह रहे हो ना, तो नाउन से पहले ए या एन या दी को लगाओगे, फिर मेयर लिखोगे और फिर नाउन को लिखोगे। अब देखो कैसे लगाना है, देसी ट्रिक। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरा इंटरनेट सर्च कर लो, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ना, किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको। रियलिटी इज़ मेयर एन इल्यूजन, सच्चाई जो है महज एक इल्यूजन है, एक छलावा है। जो आप जिसको आप सच मानते हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे वर्ब के बाद में आई है कोई चीज़, तो क्या रखूँगा मैं, यहाँ रखूँगा मेयरली। मेयर गलत हो गया है ना, मेयरली एन इल्यूजन। लेकिन यहाँ पे एक नाउन भी पड़ा है। आप बोलो सर इस नाउन के लिए मेयर भी तो ठीक है, आपने बोला ना नाउन से पहले मेयर आएगा, तो नाउन के पहले मेयर ठीक है। लेकिन मैंने यही बोला, अगर वर्ब और नाउन के बीच में आएगा तो मेयर को आप ए एन दी, जो भी आर्टिकल नाउन के लिए लगा हुआ है उसके बीच में लगाएं। तो रियलिटी इज एन को अब ए बनाना पड़ेगा ना, अ मेयर इल्यूजन, रियलिटी इज अ मेयर इल्यूजन। ये भी बिल्कुल ठीक है, रियलिटी इज अ मेयर इल्यूजन, और रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन, वो भी बिल्कुल ठीक है। समझ गए। मेयरली वर्ड्स कैंट पुट फूड ऑन टेबल, जो खाली खाली वर्ड्स हैं वो आपको कमाई करके नहीं दे सकते। पुट फूड ऑन द टेबल का मतलब है अपने परिवार के लिए कमाना, अपने परिवार के लिए प्रोवाइड फॉर करना। तो खाली खाली वर्ड्स जो हैं आपको खाना नहीं खिलाएंगे। अब मुझे बताओ वर्ड्स के लिए क्या लगाया जाए, यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं आ रही। अब आपके पास एक ही चॉइस है, नाउन वर्ड्स के लिए एडजेक्टिव मेयर को यूज़ करें। मेयर वर्ड्स कैन पुट फूड ऑन द टेबल, तो नाउन दिख जाए, कोई और चॉइस हो ही ना, तब तो मेयर को ही लगाना है। इट टुक अस मेयर 20 मिनट्स टू रीच द स्टेशन, हमें लगभग या मेयर या खाली खाली 20 मिनट लगे स्टेशन पहुंचने के लिए। अब देखो टेक वर्ब के बाद में आपको यहाँ पे देखो, ये अस जो है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसको मत गिनो भले ही। तो टेक वर्ब के बाद में मेयरली लिखना चाहिए आपको। इट टुक अस मेयरली 20 मिनट्स टू रीच द स्टेशन। एक और तरीका है इसको लिखने का, यहाँ पे मेयर लिख दो और इससे पहले अ लगा दो। इट टुक अस अ मेयर 20 मिनट्स टू रीच द स्टेशन। देखो यहाँ पे अगर इस नाउन के लिए रखना है तो अ लगा दिया मैंने, अ मेयर 20 मिनट्स, खाली खाली 20 मिनट का वक्त है ना। और अगर एडजेक्टिव बनाना है, इसको एडवर्ब बनाना है, तो अ को निकाल के आप यहाँ पे लिख दो मेयरली 20 मिनट्स। सिंपल है। चलो बढ़ते हैं आगे। एक दो बार ये कॉन्सेप्ट करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, फिर ही आपके दिमाग में बैठेगा। थोड़ा मुश्किल है। कह रहा है द स्कोर इज डिराइव्ड यूजिंग डेटा बेसिस ऑन 70 पैरामीटर्स सच एज एक्सेस, एक्विटी, governance progress, processes, infrastructure and facilities, and learning outcomes that are mostly self-reported by states। सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे जो स्कोर है वो ड्राइव किया जाता है, स्कोर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। कैसे भाई? यूज़ करके डेटा बेसिस को 70 पैरामीटर्स पे, 70 मापदंडों पे। और कह रहे जैसे कि पहला है एक्सेस, एक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, स्कूलों में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। और कह रहे लर्निंग आउटकम्स को पढ़ा करके बच्चों को क्या आउटकम निकला, कौन सा बच्चा अब्दुल कलाम बच्चा बना और कौन सा बच्चा मेहुल चोकसी बना। तो लर्निंग आउटकम को भी दिखाया जाता है इन सब पैरामीटर्स में। कह रहे जो कि मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड होते हैं, खुद ही रिपोर्ट किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, राज्यों के द्वारा। स्टेट्स खुद बताती हैं हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों पे इतनी इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कह रहे लेकिन
बट वेटेड बाय द सेंटर विद नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा ऑल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। कह रहे सेल्फ रिपोर्ट होने के बाद ये वेट होते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं सेंटर के द्वारा। कोई स्टेट गलत डेटा तो रिपोर्ट नहीं कर रही है ना, वेटिंग होती है। और साथ में नेशनल अचीवमेंट सिक्योरिटी डेटा के इनकॉर्पोरेट होने के ही इस डेटा को भी इस स्कोर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। तो थोड़ा स्टेट खुद रिपोर्ट करती हैं, उसको सेंटर चेक करता है, फिर सेंटर अपना सर्वे डेटा होता है उसको भी डाल देता है बीच में। इस तरह से स्कोर को बनाया जाता है। समझ गए? स्कोर की वर्ब है इज डिराइव्ड, एक पैसिव वॉइस का वर्ब है यहाँ पे इज डिराइव्ड। दैट की वर्ब है आर सेल्फ रिपोर्टेड एंड आर वेटेड। दो वर्ब्स हैं, दोनों के दोनों पैसिव वॉइस में, है ना। पैरामीटर का सिनोनिम होता है स्टैंडर्ड, है ना। कोई मापदंड को बोलते हैं पैरामीटर। अब आपसे एक सवाल है, क्राइटेरिया और क्राइटेरियन में से क्या चूज़ करूं अगर पैरामीटर का सिनोनिम मुझे रखना हो तो? क्राइटेरिया और क्राइटेरियन में से क्या चूज़ करूं? चलो बड़ा सिंपल है। देखो क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। अगर पैरामीटर का सिनोनिम चाहिए सिंगुलर रखना है तो क्राइटेरियन रखो, पैरामीटर्स का सिनोनिम चाहिए प्लूरल रखना है तो क्राइटेरिया रखो। ये दोनों वर्ड्स को हमेशा दिमाग में रखें और ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से चलते हैं। जिनके लास्ट में ए आ रहा है इन सभी वर्ड्स में, ये सभी के सभी प्लूरल हैं। अगर इनका सिंगुलर बनाना हो तो स्टेडिया का भी बन जाएगा स्टेडियम। एक स्टेडियम हो तो स्टेडियम और कई सारे स्टेडियम हो तो स्टेडिया। अगर एक बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरियम और कई सारे बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया। अब उसको बोलते हैं डाटम बोलेंगे, कोरिगेंडम बोलेंगे, अडेंडम बोलेंगे, है ना। चलो ये सारे के सारे नाउन चैप्टर में आप सीख चुके हो मेरे साथ। देखो बार बार रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अगर आपने ग्रामर सीरीज़ को पढ़ा है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको रिवाइज करवाऊँ। चलो आगे बढ़े। वेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, स्क्रूटनी करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। कह रहे ऑन सम पैरामीटर्स सच एज अनइवन लर्निंग आउटकम्स बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड अदर्स ब्रिजिंग द गैप अर्न्स अ बेटर स्कोर। कह रहे कुछ पैरामीटर्स के लिए जैसे कि अनइवन जो है लर्निंग आउटकम्स। अनइवन लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या है? प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ाई करके अमेरिका के हार्वर्ड जो है यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं उनको जो है मतलब ठीक से नौकरी भी नहीं मिल रही। तो लर्निंग आउटकम जो है वो अनइवन है एक ही स्टेट में। तो कह रहा है ऐसे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि ये वाला, और किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में। और कहाँ से? डिप्राइव्ड कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटीज से। कह रहा है ब्रिज करने का जो गैप को काम है, खाई को पाटने का जो काम है, वो अर्न करता है एक बेटर स्कोर को। तो जिन स्टेट्स ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों और गरीब और रिच बच्चों के बीच की खाई को पाट सकते हैं, वो ब्रिज द गैप कर रहे हैं, उन स्टेट्स को एक बेटर स्कोर मिला है इस पीजीआई स्कीम के अंदर। समझ गए ना। अब ये ब्रिजिंग द गैप क्या होता है आप जानते होंगे। खाई को पाटना, गैप का मतलब होता है खाई, ब्रिज का मतलब होता है खाई को बंद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना। आप कह दो ये हमारी स्टेट में पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी स्टेट में गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलती नहीं है ना। गरीब बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, घर पे टैबलेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो ब्रिज द गैप करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपकी स्टेट के लिए। कह रहे द सेंटर with its transparent scores and data for each parameter and subtopic made available in the public domain seeks to create a resource sharing system that low performing states can tap into। अब बता रहा है सेंटर क्या एक काम कर रहा है इसी तरह के काम को करने के लिए, एक ब्रिज द गैप करने के लिए। कह रहा है सेंटर अपने ट्रांसपेरेंट स्कोर्स के साथ, पारदर्शी स्कोर्स के साथ और डेटा के साथ हर पैरामीटर के लिए और हर सब टॉपिक के लिए जिसको बनाया गया अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, जिसको बनाया गया अवेलेबल सबके सामने इंटरनेट पे डिक्लेयर किया गया है। कह रहा है यही सेंटर जो है ना, ये सीख करता है, कोशिश करता है क्रिएट करने को एक रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम को। ऐसा सिस्टम जिसमें रिसोर्स को शेयर किया जाएगा, एक स्टेट अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ जो है शेयर करेगी। अब कह रहा है वो सिस्टम जो कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हैं टैप इनटू कर सकती हैं, इस सिस्टम के अंदर फ़ायदा उठा सकती हैं, इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। समझ गए ना। तो सेंटर यही काम कर रहा है, सबको बता रहा है भाई इस स्टेट के इतने मार्क्स हैं, है ना, इस स्टेट ने ये अच्छा काम किया है, और इस स्टेट के रिसोर्स को दूसरी स्टेट के साथ भी शेयर करेगा जो आसपास की खराब परफॉर्म करने वाली जो स्टेट्स हैं इस रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं। सेंटर की वर्ब है सीक्स, दैट की वर्ब है टैप इनटू, कैन टैप इनटू। सिस्टम के लिए आया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। अब मेरे आपसे एक दो चीज़ें बता देता हूँ, फिर एक सवाल होगा आपसे। डोमेन का मतलब होता है स्कोप या एरिया, आपका दायरा है ना, डोमेन बोलते हैं आपके दायरे को। सवाल ये है कि सीक वर्ब के बाद हमेशा डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है बिना किसी प्रेपोजिशन के। फिर यहाँ पे टू क्रिएट क्यों लिखा हुआ है, ये टू कहाँ से आ गया?
बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो मेरे साथ रोज़ पढ़ रहे हैं अच्छे से जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। सीक वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, और अगर आया है तो वो कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। टैप इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को यूटिलाइज करना। इस फ्रेजल वर्ब को आप ऐसे याद रख सकते हो, टैप का मतलब होता है नल। आपको मैं एक बड़ा सा टैंक दे दूँ, बड़ी सी टंकी दे दूँ और आपको बोलूँ ये पानी को बाहर निकालो, इसका पानी का फ़ायदा उठाना है, तो आप क्या करोगे, उस टंकी में टैप लगाओगे, एक नल लगाओगे, टैप इनटू करके उस नल को आप उस टंकी को पानी को बाहर निकालोगे। तो यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट इन अ पॉजिटिव वे इज कॉल्ड टैप इनटू, किसी चीज़ का सही तरीके से फ़ायदा उठाना। इसको मेक यूज़ ऑफ समथिंग भी बोल सकते हो और इसको टू पुट समथिंग टू गुड यूज़ भी बोल सकते हो, है ना। दोनों फ्रेज इज टैप इनटू के सिनोनिम है। चलो आगे बढ़े। कह रहा दिस इनिशिएटिव इज लॉडेबल but it can work only if governments and opposition parties see value in strong and open school education and work to strengthen access, equity, infrastructure by budgeting fee and funds for universalization। कह रहा है ये इनिशिएटिव अपने आप में लॉडेबल है। जो सेंटर ने काम किया ना, रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम बनाया है, अपने आप में प्रेज वर्दी है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कह रहे लेकिन ये तभी काम करेगा, महज तभी ओनली इफ, अगर सरकारें और अपोजिशन पार्टियां देखें सही वैल्यू को, कीमत को स्ट्रॉन्ग और ओपन स्कूल एजुकेशन के अंदर, और यही सरकारें और अपोजिशन पार्टियां वर्क करें स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सेस को, बराबरी इक्विटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कैसे बजट करके फ़ीस को और फंड्स को यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, सभी को एजुकेशन देने के लिए फ़ीस और फंड्स को बजट करके, उनका बजट बना के। तो समझ गए ना। तो कह रहा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर किसी स्टेट की जो सरकार ही नालायक है, वहाँ पे अपोजिशन भी नालायक है, तो उस स्टेट में कुछ भी नहीं होगा इससे, है ना। अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग जो है ओपन स्कूल एजुकेशन को सही तरीके से उसकी वैल्यू नहीं देख पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन होना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनिशिएटिव की वर्ब होगी इस, पार्टीज़ की दो वर्ब्स हैं सी और वर्क, देखें और काम करें। स्ट्रेंथन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है सब तरफ यूनिवर्सल करना किसी चीज़ को। एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है हर गांव गली कूचे में, स्कूल में बच्चे पढ़ें, यूनिवर्सलाइजेशन कहलाएगा। लॉडेबल प्रशंसनीय, एडमायरेबल प्रेजवर्दी, है ना, कुछ भी बोल दो, कमेंडेबल बोल दो, एडजेक्टिव है। बढ़ेंगे आगे। कह रहा इट इज सच कमिटमेंट दैट लेड साउथ ईस्ट एशिया to carry out a renaissance in school education in the later decades of the last century on the lines of Meiji era Japan। कह रहे यही वो कमिटमेंट है, इट इज़ सच कमिटमेंट, यही वो वादा है, रिजॉल्व है, संकल्प है, जो कि लीड कर गया साउथ ईस्ट एशिया को कि वो अंजाम दे, कैरी आउट करे एक पुनर्जागरण को, रेनेसां को। और कहाँ पे, स्कूल के एजुकेशन में लेटर डेकेड्स में, इस लास्ट सेंचुरी के बाद में आने वाले दशकों में। और कैसे, उसी तर्ज पे, उसी लाइन्स पे जो थी मेजी एरा जापान की। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में मेजी नाम का जो एक शासक था, एम्परर था जापान का, उसके अंतर्गत, उसके जो है शासन के नीचे जापान ने बहुत तरक्की की, इतनी तरक्की की कि वो अमेरिका से जाके भिड़ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो कह रहा है इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे जापान ने तरक्की की थी मेजी नाम के शासक के जो एरा थी, कह रहा उसी तर्ज पे साउथ ईस्ट एशिया ने भी इसी कमिटमेंट के जरिए अपना स्कूल जो है उसको अच्छा किया, सुधारा है पिछले कई सालों में। समझ गए ना। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है इंडिया, हम सभी आगे इसमें साउथ ईस्ट एशिया में। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है लेट, लेटर मतलब बाद में आने वाली, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, अंजाम देना। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ये यूरोप में आया था। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लें ऐसा, रिवाइवल या रिवाइटलाइजेशन, किसी चीज़ में फिर से जान आती है तो आप बोलते हैं रेनेसांस हो रहा है, यहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको ज़्यादा पड़ोस से, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज मेरा माइक ख़राब हो गया, सुबह मैंने चेक किया, तो मैं फ़ोन से जो ना आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सराउंड साउंड सुनने में मिलेगा, है ना। कह रहे इंडिया स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंट विद नॉट जस्ट पैची एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट मेजर एक्विटी इश्यूज दैट हैव कम टू द फोर ड्यूरिंग द पैंडमिक। कह रहे इंडिया का जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल सिस्टम है, इसको कंटेंट विद करना पड़ा। कंटेंट विद आपने देख लिया ना, निपटना, डील विद करना। तो कह रहा है इसको कंटेंट विद करना पड़ रहा है, ना केवल पैची एक्सेस से। पैची का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे छोटे से एरिया में 20 स्कूल हैं, आगे बड़े वाले एरिया के अंदर एक भी स्कूल नहीं है ना। तो ये पैची एक्सेस है, इनकंसिस्टेंट है, इरेटिक है, अनइवन है। तो हमारे स्कूल सिस्टम को इस तरह के एक्सेस से एक तो लड़ना पड़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से।
कह रहा है ना केवल इससे बट बल्कि मेजर एक्विटी इश्यूज से जो कि कम टू द फोर हुए हैं, सबके सामने आए हैं पैंडेमिक के दौरान। तो पैंडेमिक के दौरान हमें पता लगा अगर इंटरनेट पे बच्चों को पढ़ाना हो तो कई बच्चों के पास तो इंटरनेट भी नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है, इसलिए एक्विटी के इश्यू हैं, बराबरी के इश्यू भी हमने देखे हैं। समझ गए। स्कूल सिस्टम की वर्ब है हैज़, दैट की वर्ब है हैव कम। एक्विटी इश्यूज़ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। कम टू द फोर का मतलब होता है सबके सामने आना, फोर का मतलब भी होता है आगे या सामने, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो को नॉट जस्ट और बट भी लिखा जाता है फॉर्मल राइटिंग में। पैची मतलब इनकंसिस्टेंट हो, जो सब जगह बराबर ना हो, एक जैसा ना हो। कंटेंट विद आपने देख लिया है ना, टैकल के साथ में कभी विद मत लगाना, बाकी सबके साथ में विद आता है। गैप, ग्रैपल, डील विद, कंटेंट विद, है ना। टैकल हमेशा अकेला आएगा। कैरेस क्लियरली द शैडो ऑफ कोविड-19 विल परसिस्ट over the education system for the foreseeable future and further progress on all parameters will depend on bridging the gaps, particularly on digital tools, infrastructure and subsidies for access। कह रहा साफ साफ तौर पे देखा जाए तो शेडो है, जो परछाई है कोविड-19 की, वो बनी रहेगी, परसिस्ट करेगी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। और कब तक? फोरसीबल फ्यूचर के लिए, आने वाले एक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए। और कह रहे हैं जो और आगे जो प्रोग्रेस है, फर्दर जो प्रोग्रेस है, इन सभी मापदंडों पे, क्राइटेरिया पे वो डिपेंड करेगी कि आप ब्रिज द गैप कैसे करते हैं, खाई को कैसे पाटते हैं। और ख़ास करके डिजिटल टूल्स की खाई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की खाई और सब्सिडीज़ की खाई एक्सेस के लिए। समझ गए ना। तो ऐसे जो है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा आगे आप बच्चों को बराबरी कैसे करवा सकते हो। शेडो की वर्ब है विल परसिस्ट, प्रोग्रेस की वर्ब है विल डिपेंड। परसिस्ट का मतलब है बने रहना, लिंगर करना, रिमेन करना, है ना। किसी चीज़ का बने रहना कहलाता है परसिस्ट करना। फोरसीबल देखो आपने ऊपर वर्ड देखा फोर, कम टू द फोर, फोर का मतलब होता है सामने आना, उसी से हमने वर्ड बनाया है फोरसीएबल। फोर मतलब आगे, सी मतलब देखना, एबल मतलब लायक। ऐसी चीज़ जो अपना आगे तक देख सकते हो, अगले 1, 2, 3, 10 दिन, 15 दिन का जो फ्यूचर है, शॉर्ट टर्म फ्यूचर कहलाता है फोरसेबल फ्यूचर। इसको आप प्रिडिक्टेबल बोल सकते हो, कैलकुलेबल बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड बोल सकते हो, प्रोस्पेक्टिव, एंटिसिपेटेड, है ना। शॉर्ट टर्म फ्यूचर, फोरसेबल फ्यूचर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फर्दर और फार्दर का। बहुत टाइम से हमने नहीं किया, कुछ लोग भूल भी गए होंगे, है ना। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, फर्दर और फार्दर। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको ऐसे देखना है। फार्दर का मतलब होता है आगे डिस्टेंस के अंदर, और फर्दर का मतलब होता है एडिशनल और ज़्यादा। लेकिन डिस्टेंस के लिए फार्दर की जगह हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आप फार्दर यूज़ करो डिस्टेंस के लिए, वहाँ पे फर्दर भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन फर्दर का एक एडिशनल मीनिंग है, उसका मतलब भी होता है एडिशनल, है ना, और ज़्यादा। वो सिर्फ फर्दर ही करेगा, फार्दर नहीं करेगा, ये वाला मीनिंग। अब यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकली। द सेल्समैन गेव अस हिज कॉन्टैक्ट नंबर फॉर फर्दर या फार्दर डिटेल्स। सेल्समैन ने हमें दे दिया अपना कॉन्टैक्ट नंबर एडिशनल डिटेल्स के लिए, कि और डिटेल्स चाहिए हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन कर लेना, है ना। अब देखो फर्दर, फार्दर का मतलब होता है और आगे। भाई यहाँ से आधा किलोमीटर चले, फिर और आगे जाना है तो फार्दर जाना है ना। तो यहाँ पे आप डिटेल्स की बात कर रहे हो, आगे जाने की बात नहीं कर रहे हो, एडिशनल डिटेल्स की बात हो रही है। फार्दर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा फर्दर। समझ गए ना। फॉर फर्दर डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स चाहिए, डिस्टेंस का कोई काम यहाँ पे नहीं है। देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर फर्दर या फर्दर इंप्रूवमेंट इन एनीथिंग। हमेशा एक स्कोप होता है, एक गुंजाइश होती है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की हर एक चीज़ में। अब देखो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट, फर्दर इंप्रूवमेंट, समझ गए ना। एडिशनल की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। तो इस केस में भी क्या यूज़ करूँगा मैं? फर्दर इंप्रूवमेंट को। द मार्केट इज़ ओनली अ फ्यू स्टेप्स फर्दर या फार्दर फ्रॉम माई होम। जो मार्केट है महज कुछ ही स्टेप्स दूर है, आगे है मेरे घर से। तो मेरे घर से आप निकले, थोड़ा सा आगे गए, थोड़ी सी डिस्टेंस पे गए, आपको मिल जाएगी मार्केट। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, अ फ्यू स्टेप्स फर्दर या फार्दर। तो फार्दर तो आप यहाँ पे यूज़ कर ही सकते हैं। ग्रेटर डिस्टेंस की बात हो रही है तो फार्दर तो यूज़ होगा ही, अ फ्यू स्टेप्स फार्दर। लेकिन आप फर्दर को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम फर्दर भी यूज़ करते हैं। समझ गए ना। तो जहाँ पे फार्दर आ रहा है वहाँ पे जनरली फर्दर भी आ जाएगा। अगर आप प्रीफर करेंगे तो फार्दर को, और अगर आप वैसे कहना चाहें ग्रामेटिकली तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही मीनिंग देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, आज के क्विज में यूज होगा। The PGI scores show that the southern and western states are on firm ground to achieve this, while those in central Indian parts of east and northeast are less resourced। कह रहे PGI का स्कोर जो है वो शो करता है
सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं, साउथ की और जो पश्चिमी के जो राज्य हैं वो फर्म ग्राउंड पे हैं, वो सही मजबूत आधार पे हैं अचीव करने के लिए इस चीज़ को, जो ऊपर हमने देखा। कह रहे जबकि जो सेंट्रल इंडिया में और पार्ट्स ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हैं वो कम रिसोर्स्ड हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है। तो स्कोर हमें यही बताता है, वेस्ट और साउथ इंप्रूव कर रहा है, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया जो है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड में इंप्रूव कर रहा है ना। स्कोर्स की वर्ब शो होगी, स्टेट्स की वर्ब आर होगी, दोज की वर्ब आर होगी। अब मेरे आपसे एक सवाल है, यहाँ पे लेस की जगह पे लेसर क्यों नहीं लगाया हुआ? फटाफट इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो अपने दिमाग में, है ना, सबको आना चाहिए। लेस और लेसर में क्या फ़र्क होता है? यहाँ पे लेस क्यों लगा हुआ, लेसर क्यों नहीं लगा हुआ? जिसको पता हो कमेंट्स में डालना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना मेरे भाई तब तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी, रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है। फर्म ग्राउंड को फर्म फुटिंग भी बोलते हैं, मजबूत आधार को बोलते हैं फर्म ग्राउंड, ठीक है। लेस लेसर वाला सभी लोग रिमाइंड करें, आज नहीं करवा रहा हूँ, फिर कभी करवा दूंगा। कह रहा व्हाट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस इज दैट द गवर्नमेंट प्रोसेसेस आर द वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट्स। कह रहे जो चीज़ एविडेंट है, जो चीज़ साफ है इस एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनालिसिस से, इसके विश्लेषण से, इस वो है कि जो गवर्नेंस की प्रोसेस है, जो प्रशासन की कार्रवाई है, वो वीकेस्ट लिंक होती है कई स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स इसीलिए पिछड़ी हैं क्योंकि सरकारें नालायक हैं, गवर्नेंस प्रोसेस खराब है, इसीलिए कोई स्टेट में स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। यही चीज़ हमें इस एनालिसिस से पता लगी। प्रोसेस की वर्ब है आर, व्हाट इज़ एविडेंट, व्हाट इज़ एविडेंट ये पूरे क्लोज की वर्ब है इज़। वर्ड से बनने वाला नाउन क्लोज जो है अपनी अलग से वर्ब लेता है ना, व्हाट इज़ एविडेंट की वर्ब है इज़। अब देखो यहाँ पे एनालिसिस एक वर्ड है, फटाफट से सोचो ज़रा से। एनालिसिस, थीसिस, पैरेंथेसिस और बेस, इन चारों वर्ड को ऐसा कर लो, इन चारों वर्ड को आप कैसे प्लूरल बनाओगे? देखो एक एनालिसिस तो होता है सिंगुलर, ये हो गया एक एनालिसिस सिंगुलर, एक थीसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का फैंसी नेम है इंग्लिश में पैरेंथेसिस, है ना, ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो। तो एक ब्रैकेट हो तो पैरेंथेसिस, एक आधार हो तो बेसिस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो इनका प्लूरल कैसे बनाया जाए चारों वर्ड्स का? चलो नाउन चैप्टर में किया था, बड़ा सिंपल है। आप क्या करोगे, प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाओगे, है ना, तो ये कुछ अजीब सा बन जाएगा, एनालिसिस, एनालिसिस। तो देखो ईएस तो लगाना है लेकिन पीछे नहीं लगाना, इस आई को ई में बदल देना है। थीसिस में आई को ई में बदल दो, प्लूरल हो जाएगा। इसमें आई को ई में बदल दो, समझ गए ना, बड़ा सिंपल है। इसमें आप ईएस तो लगाओगे लेकिन आई एस को ईएस में चेंज करके चारों को प्लूरल बना दोगे। चलिए कह रहा है अ न्यू डील फॉर स्कूल्स कैन ट्रांसफॉर्म देम एज द राइट टू एजुकेशन लॉ एनविसेसिस। कह रहा है एक नई डील जो है स्कूल्स के लिए बदल सकती है, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसा कि शिक्षा का जो अधिकार का जो कानून है, राइट टू एजुकेशन जो लॉ है, एनविसेस करता है, विजुलाइज करता है, पिक्चराइज करता है, परिकल्पना करता है, इमेजिन करता है ना। ये वर्ड आप देख चुके हो। चलिए सिंपल आर्टिकल था आज का, फटाफट से अपने क्विज पे आते हैं। क्विज को मैंने थोड़ा सा नए तरीके का बनाया है ना। क्यों बनाया? थोड़ा सा नए तरीके का इसलिए बनाया ताकि आपको चैलेंजिंग फील हो, रोज़ क्लोज टेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन ईजी है वो आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देख लो। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हमें चूज़ करना है। आज मैंने सेंटेंस ही अलग अलग बना दिए हैं। सभी सेंटेंस को पहले अपने एरर निकालेंगे, चूज़ करेंगे पहले एरर कौन सी है, फिर देखेंगे एरर को सही कैसे करना है, दोनों ही काम करेंगे। द रिसर्चर्स आर रिलाइंग ऑन एनालिसिस दैट रिवील द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्चर्स जो हैं रिलाई ऑन कर रहे हैं उन एनालिसिस पे जो रिवील करते हैं सही नेचर को इस प्रॉब्लम के। देखो एनालिसिस, एनालिसिस प्लूरल है, इसके लिए वर्ब आएगी प्लूरल रिवील, बिल्कुल ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल वर्ब लेकर के बैठा है। जिसको ये पकड़ में आया वही बता पाएगा एनालिसिस प्लूरल है। अगर इसमें आईएस लगाओ तो ये सिंगुलर हो जाता है ना, तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती, अब प्लूरल वर्ब आई हुई है। रिलाई के बाद में ओन आता है, हिंज के बाद में ओन आता है, डिपेंड के बाद में ओन आता है, बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अगला देख लो, इवन व्हेन द पैंडेमिक इज ओवर द इकोनॉमीज ऑफ मोस्ट कंट्रीज विल हैव टू कंटेंट विद इट्स इकोनॉमिक आफ्टरमाथ। यहाँ तक कि जबकि पैंडेमिक जब ख़त्म हो जाएगी, जो इकॉनमी है कई कंट्रियों की, उनको सामना करना पड़ेगा इसके आर्थिक आफ्टरमाथ का। आफ्टरमाथ का मतलब होता है नतीजे, है ना, बाद में आने वाले। तो उसके आर्थिक नतीजों का जो बाद में आएंगे उनसे जूझना पड़ेगा। देखो ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? कंटेंट विद, वो होता है कंटेंट विद, कंटेंट विद, किसी को डील विद करना, ग्रैपल करना, टैकल विद करना, टैकल करना, ग्रैपल विद करना, कंटेंट विद। ये जो कंटेंट है ना, कंटेंट विद, ये एक अलग फ्रेज है। इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड होना,
आई एम कंटेंट विद माई सक्सेस, मैं अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड हूँ। समझ गए ना? तो कंटेंट विद अलग वर्ड है, अलग फ्रेज है, आपको यूज़ करना था यहाँ पे कंटेंट विद, डी वाला। तो ये टी की वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया है, इस सेंटेंस को आप गलत सेंटेंस बनाएंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन डेटा फॉर मार्च टू मार्च 20 revealed that CPI rose by merely 5% after hitting a 3-month high of 7.2%। तो मार्च का जो मेन इन्फ्लेशन का डेटा है मार्च 20 का, उसने रिवील किया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइज कर गया महज 5% से, और कब? हिट करने के बाद 3 मंथ के हाई को 7.2% के। तो मेयरली 5%, देखो आपने यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए नाउन के लिए, 5% एक नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव होगा मेयर। समझ गए ना? बाय अ मेयर 5%, ऐसा और लिखेंगे तो और अच्छा होगा। तो CPI रोज बाय अ मेयर 5% आफ्टर हिटिंग अ 3 मंथ हाई ऑफ 77.2%। ठीक है ना? तो इस तरीके से मेयर और मेयरली वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे मेयरली गलत है, अ मेयर 5% होना चाहिए। ए आपका आंसर हो गया। सेकंड को आप खुद से करेंगे, ये बहुत ईजी है। आपको जहाँ पे जो वर्ड देखना उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी देखना, खाली मीनिंग से मत रखे आना, है ना? जहाँ पे आपको लगे सर मीडियोकर आना चाहिए, तो नाउन फॉर्म लगाओगे या एडजेक्टिव फॉर्म लगाओगे, मीडियोक्रिटी लिखोगे या मीडियोकर रखोगे, ये भी आपको देखना है। तो सब लोग इसको अटैम्प्ट दें। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मिलेगा फर्स्ट कमेंट में। इसी वीडियो के सबसे नीचे जाओगे, सबसे पहला कमेंट को पिंड है, वहाँ पे आप इसका जो है रिप्लाई देख सकते हो, इसका जवाब देख सकते हो। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।